हेलो दोस्तों। मैं आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आपके रीट लेवल 1 और लेवल 2 के जो एग्ज़ाम हुआ था 23 और 24 जुलाई को, तो दोस्तों उसके ऑफिशियल प्रश्न पत्र जो हैं वो आप लोगों के डाल दिए गए हैं रीट की बोर्ड की वेबसाइट पर। तो दोस्तों वहाँ से हम एक बी कोड का प्रश्न पत्र जो कि हमारे पास है। तो दोस्तों इसमें मैं आपको लोगों को साइकोलॉजी के आंसर की बता रहा हूँ। फिलहाल आप एक बार साइकोलॉजी के अपने आंसर्स चेक कर लेना कि आपके साइकोलॉजी में कितने प्रश्न सही हैं, और जो एक बार आंसर यदि आपको किसी में कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि सर इस प्रश्न में आंसर थोड़ा डाउटेबल है। तो दोस्तों उसके ऊपर हम थोड़ा देख लेंगे। बाकी हमारी जो आंसर की होगी लगभग आप ये मान के चलिए कि आपको एक या दो प्रश्नों के अलावा दोस्तों लगभग 30 में से 27 से 28 प्रश्नों के उत्तर सही मिलेंगे। तो देखिए जरा दोस्तों, वन बाय वन शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सी स्थिति समायोजन को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों देखिए, तीव्र चिंता समायोजन को बढ़ावा नहीं दे सकती है, अपराध के बारे में सोच भी नहीं दे सकती है, बीमारी का डर ये भी नहीं दे सकता है। तो दोस्तों विक्षिप्त भय और चिंता से मुक्ति। तो दोस्तों इसमें डी आंसर होना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, प्रतिभाशाली बालक के लक्षण क्या हैं। तो दोस्तों देखिए, प्रतिभा वाली जो सालक बालक होता है, एक तो वो वार्तालाप कम करता है, एक दोस्तों वो अभिव्यक्ति भी, मतलब जब वो वार्तालाप कम करेगा तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी अभिव्यक्ति भी कम ही रखेगा। तो ये दोस्तों इसमें जो आंसर है वो जिज्ञासा और अति सक्रियता, मतलब सेकंड और फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों बुद्धि लब्धि के लिए जो सूत्र किसने दिया। तो देखिए दोस्तों, यदि यहाँ पर आप लोगों का 100 से मल्टीप्लाई नहीं होता तो इसका आंसर स्टर्न होता, लेकिन यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई कर रखा है तो इसका आंसर टर्मन होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों सृजनात्मकता किससे संबंधित है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं सृजनात्मकता जो है वो अपसारी चिंतन से संबंधित होती है। दोस्तों इसके बाद सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की एक प्रक्रिया है। यह कथन किसके द्वारा किए दिया गया है। तो दोस्तों ये कथन जो है आपका स्किनर के द्वारा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों कक्षा 2 की छात्रा जो है ये मूल गणित के सवाल कराए अध्यापिका ने, और अगले दिन बाजार में सामान के उपरांत दुकानदार द्वारा की गई योग की गलती को चिन्हित करके सही करवाया। तो दोस्तों यह सकारात्मक स्थानांतरण है, क्योंकि उसने जो सीखा हुआ है उसका सही जगह उपयोग किया, तो ये एक सकारात्मक स्थानांतरण है। इसके बाद दोस्तों, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं ये द्वंद्व कहलाता है, जहाँ व्यक्ति दो चीज़ों में से निश्चित नहीं कर पाता है कि उसे क्या किए करना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, रवि बुद्धि परीक्षण इंगित करता है और औसत से लेकर औसत से बुद्धिमत्ता की श्रेणी में आता है। पढ़ने, वर्तनी, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में उसकी ग्रेड कम है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं पढ़ने और वर्तनी में उसकी ग्रेड कम है, गणित में उसके अच्छे हैं, इसका मतलब वो डिस्कैलकुलिया तो उसको नहीं हो सकता। लेखन कौशल अच्छा है, मतलब डिस्ग्राफिया भी अच्छा नहीं हो सकता। रवि में अधिक संभावना है, तो दोस्तों उसको पढ़ने और वर्तनी संबंधी दिक्कत है, इसका मतलब इसका आंसर डिसलेक्सिया होना चाहिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, उस उदाहरण का चयन कीजिए जो आंतरिक अभिप्रेरणा को दर्शाते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर देखिए तीनों ही ऊपर के जो ऑप्शन है इसके अंदर दोस्तों अधिक अंक अर्जित करने के लिए कठोर परिश्रम कर रही है ताकि अपने माता पिता को उपहार दे सके। तो दोस्तों ये बाह्य अभिप्रेरणा है। वह गृह कार्य समाप्त कर सके ताकि वह टीवी देख सके, तो दोस्तों ये भी बाह्य प्रेरणा है। तो उसके बाद बहुत सारी पुस्तकें पढ़ रही है ताकि वह अपने विद्यालय का नाम रोशन करना चाहती है, तो बाह्य प्रेरणा है। दोस्तों बाह्य प्रेरणा के अंदर जो होता है वो एक बाहरी चीज को प्राप्त करने के लिए करने का एक उसके अंदर जो है आपको प्रेरणा मिलती है, जबकि एक आंतरिक प्रेरणा होती है जिसके अंदर व्यक्ति खुद अपनी रुचि के लिए, खुद को सुख देने के लिए उस काम को करता है। तो दोस्तों इसके आंसर डी ऑप्शन होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों किसने अधिगम का सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया। तो आप जानते हैं दोस्तों ब्लूम ने नहीं दिया। बाकी जो जैसे आपके थॉर्नडाइक है, स्किनर है, ये दोनों व्यवहारवादी है। आप जानते हैं कोलर जो है वो अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था उन्होंने अधिगम का। इसके बाद दोस्तों किस सिद्धांत को पुनर्बलन का सिद्धांत कहते हैं। तो दोस्तों ये सभी जानते हैं क्रिया प्रसूत सिद्धांत ही आपका पुनर्बलन सिद्धांत होता है। दोस्तों RTE 2009 के अनुसार शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह निर्धारित घंटे दोस्तों सभी जानते हैं 45 घंटे हैं। इसके बाद दोस्तों एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है। तो दोस्तों आप जानते हैं विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विभेदकारिता, वो सब आपके गुण होते हैं। तो अभिक्षमता दोस्तों इसमें आंसर होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों शिक्षार्थी केंद्रित पाठ्यक्रम में कौन महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों शिक्षार्थी केंद्रित की बात हो रही है तो उसमें बच्चा ही महत्वपूर्ण होगा। इसके बाद दोस्तों ये थोड़ा अच्छा प्रश्न है कि बार बार बच्चों को सजा से बचने व इनाम पाने के लिए सीखने की गतियों में संलग्न होने के लिए क्या दर्शाता है। तो दोस्तों यदि हम बार बार उनको
क्या बोलेंगे कि भाई आप सजा से बचाएंगे या इनाम के लिए बोलेंगे, तो दोस्तों देखिए यह उनकी बाह्य प्रेरणा को बढ़ाने का काम करेगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन है वो इसमें लिखा हुआ है बाह्य प्रेरणा को कम करता है, तो दोस्तों ये आंसर नहीं हो सकता है। इसके बाद दोस्तों बाह्य प्रेरणा बढ़ती है तो ऑब्वियस सी बात है आंतरिक प्रेरणा कम होती है, तो दोस्तों आंतरिक प्रेरणा नहीं बढ़ सकती है। इसके बजाय दोस्तों लक्ष्यों को बच्चों को लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने के प्रति ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो दोस्तों देखिए अगर बच्चों को आप बाह्य प्रेरणा दोगे तो वो लक्ष्य प्रदर्शन पर ही ध्यान देंगे, वो अपना लक्ष्य के प्रति ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे, मतलब उनका जो ध्यान होगा दोस्तों वो लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय महारत हासिल करने की। एक सेकंड रुकिए दोस्तों, इस तीसरे ऑप्शन में बात यह है कि भाई जब आप उसे इनाम या सजा से बचाएंगे तो दोस्तों वो लक्ष्य प्रदर्शन की तरफ ध्यान देगा बजाय लक्ष्य हासिल करने के, कि भाई क्योंकि उसका लक्ष्य हासिल होगा या नहीं होगा लेकिन वो प्रदर्शन पर ज़्यादा ध्यान देगा कि भाई मुझे ये, मतलब उसका जो ध्यान होगा दोस्तों वो लक्ष्य प्रदर्शन की बजाय एक तरीके लक्ष्य प्रदर्शन पर उसका ध्यान होगा कि भाई क्या बोलते हैं उसको ये मिलेगा वो चीज़ मिलेगी, तो वो वाली चीज़ है। और बच्चों की दोस्तों ये जो चीज़ है मेरे हिसाब से इसमें जो आंसर है वो डी ऑप्शन होना चाहिए कि ये बच्चों की प्राकृतिक रुचि और सीखने में शामिल होने की जिज्ञासा को कम करता है। क्योंकि दोस्तों जब उसकी आंतरिक प्रेरणा जो है वो कम हो जाएगी, बाह्य प्रेरणा बढ़ेगी, तो वो दोस्तों उसको जिज्ञासा कम हो जाएगी किसी भी चीज़ को सीखने के प्रति। बाकी आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इसका आंसर अपने हिसाब से। दोस्तों मुझे थोड़ा इसके अंदर ही एक सवाल ये है जिसमें मुझे थोड़ा डाउट है कि इसमें आंसर का थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्रियात्मक अनुसंधान का जो अर्थ है वो ये है कि एक शोध जिसे तत्काल समस्या को हल किया जा सके। दोस्तों इसके बाद एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका आप जानते हैं फैसिलिटेटर सुविधादाता की होनी चाहिए। इसका दोस्तों मूल्यांकन का जो उद्देश्य होता है वो ये है कि भाई सीखने की कठिनाइयों और समस्या का निदान करने के लिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों एक चिंतनशील शिक्षक कक्षा में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करता है कि छात्र, तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो ये होना चाहिए छात्रों और शिक्षकों में पारस्परिक अंतःक्रिया को प्रोत्साहन मिले। इसके बाद दोस्तों आप जानते हैं विकास जो है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। इसके बाद दोस्तों विकास का सिद्धांत और सिर से पैर का क्रम, तो दोस्तों आप जानते हैं कि समीप और दु, दु ये वाला जो है इसमें ऑप्शन दुराभिमुख, तो दोस्तों आप जानते हैं कि इसके अंदर शरीर के केंद्र से बाहर की ओर, मतलब पहले में आपका डी होना चाहिए। सिर पदाभिमुख दोस्तों इसमें सिर से पैर की ओर डी ए, तो दोस्तों आप देखेंगे तो आपको पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों सबसे मेन चीज़ है कि परिपक्व जब तब होता है जब परिपक्वता और अनुभव के कारण मनुष्य में क्रमबद्ध और प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं। दोस्तों इसका आंसर विकास होना चाहिए, ठीक है। इसका दोस्तों कौन सी बचपन की विशेषता नहीं है, तो दोस्तों इसके अंदर दोस्तों आपका बचपन की विशेषता आप जानते हैं इसके अंदर दोस्तों वैसे सारे ही ऑप्शन तो कंफ्यूजिंग है, लेकिन दोस्तों यदि आप इंग्लिश में पढ़े तो दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड दोस्तों अर्ली चाइल्डहुड का मतलब जहाँ तक मुझे लगता है इसमें पूर्व बाल्यावस्था से रिलेटेड बात हो रही है। और तो दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था के अंदर देखो दोस्तों उसको खिलौनों की आयु बोलते ही आप जानते हो, सवाल का बच्चा करता ही है, अनुकरण भी बच्चा करना सीख जाता है। दोस्तों इसमें प्राक टोली आयु जो है दोस्तों ये भी वैसे तो होता है क्योंकि बच्चा जो है वो एक मतलब जिसको बोलते हैं कि गैंग में तो रहने लग जाता है, मतलब ग्रुपों में रहने लग जाता है और वो अस्थायी ग्रुप होते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो अब आंसर अब ये उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है जहाँ तक मुझे लगता है, तो शायद हो सकता है इसमें थोड़ा आंसर कंफ्यूजिंग है। बाकी ए ऑप्शन इसमें आंसर हो सकता है या एक बार देखना पड़ेगा दोस्तों इस क्वेश्चन को, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो बाकी मैं इसके अंदर दोस्तों मेरे अनुसार तो इसमें आंसर ए ही होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद दोस्तों प्रकृति एवं पोषण विवाद किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये आनुवंशिकी और वातावरण, ठीक है। इसके बाद अगला जो सवाल है कौन सा और कौन से कथन सत्य हैं, दोस्तों ये काफ़ी अच्छा एक क्वेश्चन है। दोस्तों इसका आंसर थोड़ा कंफ्यूजिंग है कि यह समझना जरूरी नहीं है कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय है, तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है क्योंकि समझना बिल्कुल जरूरी है ये बात कि प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। बच्चा एक एकीकृत पूर्ण के रूप में विकसित होता है, तो दोस्तों ये थोड़ा देखना पड़ेगा इस ऑप्शन को क्योंकि बच्चा जो है दोस्तों वैसे ये कथन मुझे सही लग रहा है। इसके बाद विकास के पहलू में किसी समस्या की दूसरों को प्रभावित करने की संभावना होती है, तो दोस्तों विकास में वैसे तो दोस्तों एक तो ये ऑप्शन हो सकता है सही, दोस्तों इस ऑप्शन के बारे में कहा नहीं जा सकता ये सही है या गलत है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है दोस्तों ये तो गलत सही लग रहा है क्योंकि विकास के एक पहलू में
किसी समस्या की दूसरों को करने की बजाय दोस्तों खुद को ही प्रभावित करेगा अगर किसी को कोई समस्या है तो। इसको भी थोड़ा मुझे गलत लग रहा है। बाकी विकास एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है, तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है आपका। तो हो सकता है इसमें आंसर केवल डी ऑप्शन आपको मिले देखने को। तो दोस्तों ये एक बार आप 25वें क्वेश्चन में एक बार आप भी बताइएगा, या तो दोस्तों इसमें 25वें में आपको डी आंसर मिलेगा या फिर ए आंसर मिलेगा, क्योंकि हो सकता है इसमें ये दोनों कथन सही भी हो किसी और दृष्टि से। बाकी आप लोग जरूर बताइएगा इसका आंसर। दोस्तों इसके बाद स्कूलों को व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों देखिए इसके अंदर बात ये होती है कि समझने के लिए कि भाई छात्र सीखने में समर्थ और असमर्थ क्यों हो रहे हैं, इसका सही आंसर यही हो रहेगा। इसके बाद दोस्तों 16 वर्ष की आयु का बच्चा बुद्धि लब्धि में 75 अंक प्राप्त करता है, तो उसकी मानसिक आयु दोस्तों इसमें 12 आंसर आएगा आपका। इसके बाद दोस्तों आपका प्रत्येक व्यक्ति का कार्य जो है निश्चित योग्यताओं का प्रतिबिंब होता है। विशेष कार्य को करने में व्यक्ति अपनी समस्त मानसिक योग्यताओं में कुछ को प्रतिदर्श के रूप में चुनाव कर लेता है। तो दोस्तों आप जानते हैं प्रतिदर्श का जो सिद्धांत है थॉमसन ने दिया था, आप जानते हैं इस बात को। इसके बाद दोस्तों कौन सी व्यक्तित्व की विधि प्रक्षेपी विधि है, तो दोस्तों ये आप TAT टेस्ट आप जानते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि है वो 140 होती है। तो दोस्तों मैंने 30 सवालों के आपको आंसर बताए, इसमें से एक दो सवालों के जैसे कंफ्यूजन है। एक तो आपका प्राक टोली आयु है, एक दोस्तों एक आपका जो ये 4 कथन दिए हुए थे उसमें से थोड़ा डाउट है। तो दोस्तों आप उन दोनों प्रश्नों के आंसर आप बताइएगा कि आप लोग क्या करके आए हैं और आपके अनुसार क्या होना चाहिए। बाकी मेरे हिसाब से आंसर यही रहने वाले हैं लगभग सभी क्वेश्चंस के। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।